Good morning, class 6. So it's our next chapter, chapter number 4 from civics, that is the key elements of a democratic government, or we can say the key features of a democratic government. यानी लोकतांत्रिक सरकार या ऐसा देश जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की फीचर्स यानी उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो किन पॉलिसीज या रूल्स के अकॉर्डिंग या रेगुलेशंस या प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करती है, या सिंपली वी कैन से वो प्रिंसिपल या वो रूल्स जिनको गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो रूल्स या वो प्रिंसिपल ही क्या है, की एलिमेंट्स है किसके, उस कंट्री की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. तो ये हमारे चैप्टर का टाइटल था, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किन प्रिंसिपल या जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करती है. ओके, सो दे आर, एज यू आर सीइंग इन दिस इमेज, दे आर इक्वलिटी, जस्टिस, रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट. ओके, इक्वलिटी यानी बराबरी, समानता, जस्टिस यानी न्याय, एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट यानी विवादों का निपटारा. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद और रिजोल्व यानी उसे सुलझाना या समाधान करना. सो दीज आर द थ्री मेन की फीचर्स और की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ, और वी कैन से बाय कीपिंग these थ्री एलिमेंट्स in the before the working policies of government works. यानी गवर्नमेंट अपने जो भी काम होते हैं उनको करने के लिए इन तीनों बातों का ध्यान में रखती है. डेमोक्रेसी के सबके साथ इक्वलिटी हो, चाहे कोई भी पॉलिसी रन करे सबके साथ इक्वलिटी होना चाहिए. ओके, फिर जस्टिस सबको मिले, चाहे कोई वो रिच हो, पुअर हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, कोई रीजन से आता हो, किसी रिलीजन, लैंग्वेज कहीं से भी, कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उसका कैसा भी हो, सोशल स्टेटस कैसा भी हो, यानी जस्टिस सबके लिए होगा, चाहे कोई भी जो है किसी के भी साथ इनजस्टिस अगर हो रहा है. तो रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, मीन्स विवादों का निपटारा है. सपोज मान लीजिए इक्वलिटी आपने सबको प्रोवाइड कर दी, जस्टिस आप सबको दे रहे, लेकिन मान लीजिए कोई, हम सोसाइटी में रहते हैं, डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी हम बोलते हैं. तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पर डाइवर्सिटीज़ होती हैं और वो भी न्यूमेरस काइंड्स होती है, यानी असंख्य कई तरह की होती है, मैनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटीज इफ़ एग्जिस्टेड इन अ कंट्री, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स यानी टकराव की जो स्थितियाँ होती है या सिचुएशंस होती हैं वो ज़्यादा क्रिएट होती है. तो ऐसी सिचुएशन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये रोल होता है कि वो जो है क्या करेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होते हैं, टकराव होते हैं, तो उनका रिजोल्यूशन भी करेगी. अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स आप ऐसा मत समझिए कि ये सोशल पीपल के बीच में ही होते हैं, ये बिटवीन टू स्टेट्स हो सकते हैं, बिटवीन टू गवर्नमेंट हो सकते हैं, समझ में आया आपको, बिटवीन टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव और ब्यूरोक्रेट्स के बीच हो सकते हैं ऐसे. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ये थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक रूल्स है, या की फीचर्स है, या की एलिमेंट्स है, जो क्या है, इक्वलिटी, जस्टिस एंड रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो इक्वलिटी को यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन किया. हियर इज ऑल्सो मेंशन्ड ऑल ग्रुप्स ऑफ अ सोसाइटी आर इक्वल. इट मीन्स इक्वलिटी, यानी किसी भी सोसाइटी के कोई भी लोग हो वो सब इक्वल, उनका इक्वल स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वलिटी. तो अब ये इक्वलिटी के भी टाइप्स हैं यहाँ पर कि उसका सोशली आप इक्वल, आप अगर हम सबको आप करके कह रहे तो आप क्या इसको समझेंगे कि ये इक्वलिटी है? नहीं, ऐसा नहीं है. सोसाइटी में इक्वलिटी का मीनिंग हो गया कि हर पर्सन के पास जो है अपनी जरूरी यानी डेली रूटीन की जो मतलब रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है, बेसिक उसकी जो नीड्स है वो उसको मीट कर पाए, यानी उसको पूरा कर पाए, उसके पास उसकी अपनी परचेसिंग कैपेसिटी हो, यानी वो उतना अर्न कर पाए कि वो जो है उसकी बेसिक ज़रूरतों की चीज़ों को खरीद सके, और जो है वो सोसाइटी में अपनी डिग्निटी या अपने स्टेटस को अपलिफ्ट करता हुआ आगे बढ़े. और जो है सोसाइटी में और क्या, और किस तरीके से आप जो है इक्वलिटी मानेंगे, तो ये तो यानी इकोनॉमिकल और सोशल दोनों ही तरह की इक्वलिटी होना चाहिए. तो इसको हम बोलेंगे इक्वलिटी इन द सोसाइटी फॉर ऑल पीपल. ओके, तो ये तो पहला परसेप्शन हो गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, इक्वलिटी. अब इक्वलिटी मैंने आपको टू टाइप्स बताया, बेसिकली दो ही होते हैं, सोशल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी. फिर और डीप में जाएंगे तो फिर एजुकेशनल इक्वलिटी भी आएगी. ठीक है, फिर जस्टिस, तो जस्टिस सबके लिए होना चाहिए. प्रमोट जस्टिस बाय पॉलिसी एंड लॉ इन्फोर्समेंट, यानी गवर्नमेंट का ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो क्या करेगी, जस्टिस को प्रमोट करेगी, अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ को बनाकर, और उन बनी हुई पॉलिसी से लॉ को एनफोर्समेंट करके या एनेक्ट करके यानी लागू करके.
तीसरा थर्ड जो की फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो कौन सा है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. एज आई एक्सप्लेन टू यू बिफोर, हियर इज ऑल्सो रिटन दैट स्पेशल प्रोविजंस टू एराडिकेट अनइक्वलिटी, यानी अनइक्वलिटी यानी असमानता को, गैर बराबरी को एराडिकेट यानी हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेशल प्रोविजन बनाएगी. एंड ओवरकम इनजस्टिस, और अन्याय से मुकाबला करेगी या उससे पार पाएगी. तो आप देखते हैं ना, हम सोसाइटी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स रन करती है, तो हम सोचते हैं यार गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, ऐसा क्यों किया. ऐसा गवर्नमेंट को कोई सपना नहीं आता है कि वो पार्टिकुलर कोई स्कीम रन करे ऐसा कुछ. लेकिन हमारे गवर्नमेंट किस बेसिस पर बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर बनी है. हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है. तो हमारे कंट्री कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो गवर्नमेंट कैसी बनी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, लोग जो है क्या करते हैं, अपनी पावर को क्या करते हैं, लीडर्स को या रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर देते हैं. तो अब ये हमारे जो लॉ मेकर है या हमारे जो रूलर है, इनकी ड्यूटी बनती है कि ये हमारे लिए क्या करे, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करे या उनको सोल्व करे या उनको रिजोल्व करे. ठीक है, तो ये 3 की फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. इक्वलिटी एस्टैब्लिश करना सोसाइटी में, जस्टिस प्रोवाइड करना और रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यानी विवादों को निपटाना. ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. लिसन नाउ इन एलैबोरेटेड फॉर्म, हियर इज मेंशन रोल ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का क्या रोल होता है. सपोज इफ अ रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, सो इन दैट सिचुएशन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी बनती है. गवर्नमेंट पार्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है पुलिस, वो उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है इन गेटिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी, कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के समुदाय के लोगों को बुलाकर जो है उनसे क्या किया, उनके जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज उनको बुलाकर उनसे जो है मीटिंग करें एंड ट्राई टू अराइव एट अ सॉल्यूशन, और किसी सुलझा मतलब उस मुद्दे किसी सॉल्यूशन तक वो पहुँचे. तो ये गवर्नमेंट का रोल होता है, यानी रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम बोल सकते हैं एक तरीके से. फिर इक्वलिटी एंड जस्टिस, द की आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस. The minority communities were denied of many facilities. Even we can say here backward communities also like SC, STs and OBCs and minorities. ये communities जो है इनके लिए जो है इक्वलिटी और जस्टिस प्रोवाइड करवाना बेसिकली, वैसे तो सभी के लिए, लेकिन इनको स्पेशली क्योंकि इनके साथ ज़्यादा इनजस्टिस होते हैं हमारी सोसाइटी में. डॉक्टर अंबेडकर रियलाइज दैट सच प्रैक्टिसेस मस्ट नॉट कंटिन्यू. डॉक्टर अंबेडकर ने ये रियलाइज़ किया कि ये प्रैक्टिसेस जो है हमारी सोसाइटी में कंटिन्यू नहीं होना चाहिए. कौन कौन सी, लाइक अनटचेबिलिटी हुआ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एंड जस्टिस कैन बी अचीव्ड ओनली इफ पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. उनका ये मानना था कि न्याय तभी दिया जा सकता है जब सभी लोगों को बराबर समझा जाए. तो बराबर कैसे समझा जाए, वन मैन सर, एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है, वन मैन कैन कास्ट वन वोट, अंबानी कैन कास्ट वन वोट एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैन कास्ट वन वोट एंड माई पेरेंट्स और माई फादर कैन कास्ट ओनली वन वोट. तो ये इक्वलिटी तो है सर. तो ये तो पॉलिटिकल इक्वलिटी हो गई ना. पॉलिटिकल इक्वलिटी से ही काम नहीं चलेगा. मैंने कहा ना, इक्वलिटी, ऑल फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी शुड बी मस्ट बी एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी, यानी समाज में हर तरह की समानता का होना जरूरी है. चाहे जैसे राइट टू वोट तो हमें क्या बताता है कि हम पॉलिटिकली सभी इक्वल है. हमने ये फीलिंग आती है कि आप भी एक ही वोट दे सकते हो, मैं भी एक वोट देता हूँ. ये हमें कितना अच्छा लगता है. ऐसे ही हमें कितना अच्छा लगेगा अगर इकोनॉमिकल इक्वलिटी होगी, यानी सभी के पास काम होगा, सभी लोग जो है सबके पास इतनी परचेसिंग कैपेसिटी होगी कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ और हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस कर पाए. ठीक है, तो ये हो जाएगी इकोनॉमिकल इक्वलिटी. और सोशल इक्वलिटी कब आएगी, जब सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वल समझा जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन, रीजन, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी या लैंग्वेज के हो. ठीक है स्टूडेंट. तो डिस्क्रिमिनेशन ओनली कास्ट बेस्ड नहीं होता है कि जाति के आधार पर आप बोलेंगे कि हिंदुइज्म में जाति के बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा नहीं है. रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है. एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं. लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, यानी लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. एक भाषा के लोग दूसरे भाषा के लोगों को अपने से स्ट्रेंजर समझ सकते हैं. ओके, वहाँ पर प्रेजुडिसेस हो सकते हैं. हम पढ़ के आए चैप्टर 1 और 2 में. फिर
आप कलर ऑफ स्किन के बेसिस पर यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ओके, अपार्थाइड लॉ हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और क्या हो सकता है, और किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं? रीजनल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि कोई पर्सन उस रीजन का है, वो हमारे रीजन में आया, हम वहाँ जा रहे हैं, तो हो सकता है कोई लोग उनके साथ आपस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। कल्चर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन के कई टाइप्स है, डिस्क्रिमिनेशन के कई टाइप है। ओनली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या कास्टिज्म ही इसका, कास्टिज्म ये है कि कास्टिज्म एक वाइडर मतलब बड़े लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर कास्टिज्म जो है सबसे खतरनाक मतलब सबसे डेंजरस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन माना गया हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि कास्टिज्म क्या करता है, अनटचेबिलिटी को लीड करता है, छुआछूत का या अस्पृश्यता को बढ़ा देता है। और ये अनटचेबिलिटी क्या करती है, लोगों को, उन लोगों को जिनके साथ ये फॉलो की जाती है, उन लोगों को अपने राइट्स लेने से रोकती है, उनको अपॉर्चुनिटी लेने से रोकती है, उनको एजुकेशन लेने से रोकती है। तो इन दैट वे हम कह सकते हैं कि वो अपने राइट से डिनाइड कर दिए जाते हैं, रिफ्यूज कर दिया जाते हैं, और वो डिप्राइव्ड या बैकवर्ड या मार्जिनलाइज्ड बन जाते हैं हमारी कम्युनिटी में। ओके स्टूडेंट, सो इक्वलिटी एंड जस्टिस तभी माना जाएगा जब सोसाइटी में सभी लोग इक्वल होंगे, और वो इक्वलिटी पॉलिटिकल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए, और एजुकेशनली भी होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स से गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की प्रिंसिपल या की फीचर्स या की एलिमेंट्स है कि वो सोसाइटी में इक्वलिटी एंड जस्टिस को एस्टैब्लिश करे, और इक्वलिटी, ऑल काइंड्स ऑफ इक्वलिटीज, ऑल फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटीज मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड और एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी, एंड जस्टिस फॉर ऑल मस्ट बी नीडेड और प्रोवाइडेड। सबके साथ न्याय होना चाहिए। एंड ऑल, ये कब होगा, जस्टिस फॉर ऑल कब हो सकता है, जब ऑल पर्सन या ऑल इंडियंस ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सभी भारतीयों को एक समान समझा जाएगा, तभी जो है जस्टिस हो सकता है। नहीं तो अगर आप प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर या कलेक्टर है या कोई तहसीलदार है या कोई टीचर है, डॉक्टर है, लेबर है, तो अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे पोस्ट वाइज या कम्युनिटी वाइज या प्लेस वाइज, तो जस्टिस इक्वल नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर इक्वल जस्टिस का मीनिंग हो गया कि अगर मेरे पास अगर कोई, सपोज मान लीजिए मैंने कोई क्राइम किया है, या कोई मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो कोई क्राइम करता है, दोनों के लिए पनिशमेंट सेम होना चाहिए। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट का सर्वेंट है इसलिए उसको कम पनिशमेंट मिले है मुझे, आई मीन टू से। और ये तो ऐसा हो गया ऑफेंस होने पर। दूसरा जो पॉजिटिव काइंड ऑफ जस्टिस अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर कोई एलिजिबिलिटी और मैं अगर वो जॉब कर सकता हूँ, तो कोई दूसरा बंदा भी इंडिया के किसी पार्ट से, किसी भी कम्युनिटी से, वो भी वो जॉब कर सकता है, ऐसी उसे परमिशन होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे जस्टिस, जस्टिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से जस्टिस बिफोर लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये क्या होते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जस्टिस, इक्वलिटी एंड रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और एक और है, वन मोर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, यानी लोगों की सहभागिता, यानी सभी लोग जो है। ओके स्टूडेंट, नाउ रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स हमने पढ़ा अभी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है बिटवीन टू स्टेट्स, टू सिटीजन्स, टू सिविलियंस, टू रिलीजियस ग्रुप, तो रिलीजियस यानी धार्मिक, रीजन्स यानी क्षेत्रीय, ओके, एंड कल्चरल यानी सांस्कृतिक, या इकोनॉमिक यानी आर्थिक, कोई भी तरह का विवाद हो लोगों के बीच में, या लोगों और गवर्नमेंट के बीच में, या बिटवीन टू गवर्नमेंट्स या बिटवीन टू कंट्रीज, तो ये गवर्नमेंट की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, ओवरकम करे। अब हम रिलीजियस प्रोसेस इस इशू में नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़िए आप, एग्जाम्पल्स आप समझ गए। तो लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होता है, एक और डेमोक्रेटिक या इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। सो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इन व्हाट मैनर पीपल पार्टिसिपेटेड इन द गवर्नमेंट, लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप बोलेंगे सर वोट देकर, बाय कास्टिंग देयर वोट्स, तो इट इज़ करेक्ट, योर आंसर इज राइट, पीपल मेक द डिसीजन इन डेमोक्रेसी। लोग खाली वोट ही नहीं देते, वो वोट देकर अपना डिसीजन भी बताते हैं कि हमारा डिसीजन क्या है, वो किस आइडियोलॉजी के साथ जा रहे हैं, किस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जा रहे हैं, किस पॉलिसी के साथ मूव करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, और लोग वोटिंग के द्वारा अपने प्रतिनिधि या नेताओं को चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो चुनाव जीत कर जाते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और इलेक्शन में मेजोरिटी लेकर जीतते हैं, ये आगे जाकर लोगों के बिहाफ पर जो है डिसीजन लेते हैं। अब is this only the way of participation of the people in a democratic country or in a democratic government, or some more ways are there?
Let's read. There are some more ways of participation of people in a democratic government. The first one which we have in it was through voting, or means we can say by casting their vote. The other ways are by taking an interest in the work of the government, कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है. खाली वोट डालकर भूलते नहीं हैं हम, गवर्नमेंट के काम में हम इंटरेस्ट लेते हैं. अगर वो गलत करती है तो हम लोग जो है कोर्ट चले जाते हैं या मीडिया में चले जाते हैं या हम प्रोटेस्ट करते हैं ना. क्या आपने इस एरिया में डैम्स एक्सेप्ट, मान लो इधर डैम बन रहा है हमारे एरिया में, तो पहले बिना कोई DPR बनाए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के आप कर रहे, तो हम क्या करते हैं, उनके काम हम उसको प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, अपोज करते हैं मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, या गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास जाकर या अथॉरिटी अपर बॉडी के पास, या जो भी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है रिलेटेड, या कोर्ट है, वहाँ चले जाते हैं. तो ये क्या हुआ, हमारी तरफ से क्या हुआ, वी आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. ओके, या पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट्स, यानी गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज भी करते हैं मेनी टाइम्स. एक तो हम इसके काम जो करती है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, यानी अगर वो अच्छा करती है तो हम उसको जो है प्रेस करते हैं, तारीफ करते हैं, और अगर वो गलत कर रही है तो हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं. तो हमारा जो क्रिटिसिज्म है या हम जो क्रिटिक करते हैं गवर्नमेंट की, ओके, तो ये क्या है एक तरीके से, या गवर्नमेंट के काम में इंटरेस्ट लेते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, ये भी एक तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन ही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. ओके स्टूडेंट्स, now here is also written they can express, यानी people can express their views by organizing धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन एटसेट्रा. यानी लोग अपने व्यूज़ को, यानी अपनी अभिव्यक्तियों को, अपने ओपिनियंस को जो है धरना देकर, रैली निकालकर, स्ट्राइक यानी हड़ताल करके, सिग्नेचर कैंपेन यानी हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी जो है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी डिमांड्स को इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट दे कैन कीप. Now, newspapers, magazines and TV also plays a role in discussing government issues and responsibilities. न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी जो है क्या करता है, गवर्नमेंट के इश्यूज़ को और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पब्लिक के सामने रखता है. कहाँ पर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक कंट्री में. यहाँ डेमोक्रेसी में जैसे हमने पढ़ा है कि देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. बट देर आर वन मोर ऑर्गन इज देयर, दैट इज द मीडिया. मीडिया को जो है 4th ऑर्गन बोला जाता है गवर्नमेंट का. ठीक है. नाउ बाय सोशल मूवमेंट, ये आप समझ गए, सोशल मूवमेंट में वही आएगा, आंदोलन चलाना किसी गवर्नमेंट के किसी स्टेप के अगेंस्ट या उसके फेवर में भी चला सकते हैं. नाउ रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी एंड अल्पसंख्यकों को पहचानना या उनको महत्व देना. कैसे, the democratic character of the government of a country would be stronger if the minority people like Dalits, आदिवासी, वुमेन, ओके, वुमेन को भी माइनॉरिटी बोला गया क्योंकि उनका भी नंबर एज कम्पेयर टू मेन जो है लेस है, तो वो भी माइनॉरिटी में आदिवासी से, दलित है. अब रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटीज़ भी हमारे यहाँ लाइक मुस्लिम, सिखिज्म, ओके, सिख्स हैं, जैन हैं, बुद्धिज्म है, पारसी से एंड सो ऑन. तो ये सारे लोग जो हैं या ग्रुप ऑफ पीपल जो है इनको आइडेंटिफाई करना, इनके डिप्राइवनेस के जो है रीज़न को आइडेंटिफाई करना. द माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड आदिवासी पार्टिसिपेटेड इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय डिमांडिंग द इंक्लूजन ऑफ संथाली लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये बुक से आपके उठाया है. सिंपली ये कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़ लोगों को भी रिकॉग्नाइज करना जरूरी, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो जो है क्या कर सके, वो अपने जो है उसमें गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके. नाउ द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि कोई बिटवीन 2 स्टेट्स गवर्नमेंट डिस्प्यूट हो सकता है ना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया. लाइक कोई नदी है, उसका पानी सपोज चंबल रिवर है, मध्य प्रदेश से वहाँ जाती है, कहाँ जाती है, राजस्थान जाती है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश जाती है बाद में. तो इन स्टेट्स में इस नदी के पानी को लेकर हो सकती है, जैसे पंजाब और हरियाणा में है, तमिलनाडु और पंजाब और हरियाणा में सतलज नदी के पानी को लेकर है, तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी के पानी को लेकर है, कृष्णा कावेरी नदी के. तो ऐसे डिस्प्यूट हो सकते हैं. छत्तीसगढ़ ओडिशा में महानदी के पानी को लेकर है. तो ये बिटवीन 2 स्टेट्स जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. ये भी लोगों को जो है, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स यानी टकराव या झगड़े की स्थिति निर्मित करते. तो ऐसी सिचुएशंस को ओवरकम करना भी गवर्नमेंट का काम है. इक्वलिटी एंड जस्टिस दोनों इनसेपरेबल है. क्या बोला गया है, इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल. जैसे हम दूध और पानी को मिक्स कर देते, तो उसमें से दूध और पानी दोनों को अलग अलग निकालना बिल्कुल हमारे लिए इम्पॉसिबल है. इन दैट वे वी कैन से, ये एग्जाम्पल्स आपके लिए समझने के लिए कि इक्वलिटी और जस्टिस अलग अलग नहीं हो सकते. यानी जहां इक्वलिटी नहीं है वहां जस्टिस नहीं हो सकता, और जहां जस्टिस नहीं है वहां इक्वलिटी नहीं हो सकती. आप खुद इमेजिन करिए इसके एग्जाम्पल्स को. ठीक है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रिटन एट हियर दैट इक्वलिटी एंड जस्टिस आर
inseparable. Okay, the earlier practice of untouchability is now banned by law. अब जो है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस यानी छुआछूत की जो व्यवस्था थी या व्यवहार था हमारे सोसाइटी में इंडिया में, उसको बैन कर दिया गया है बाय द आर्टिकल नंबर 15 एंड 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द गवर्नमेंट मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल. और गवर्नमेंट ने वो ग्रुप्स, वो सोसाइटीज़, वो कम्युनिटीज़ जो हमारी सोसाइटी में अनइक्वल यानी बराबर नहीं समझे जाते थे, लाइक माइनॉरिटीज़ हो, चाहे बैकवर्ड कम्युनिटी लाइक ST SC OBCs हो या वुमेन्स हो, वुमेन को भी बैकवर्ड कम्युनिटी माना गया. तो ये लोगों को जो है क्या किया गया है, हमारे गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन बना, लाइक रिजर्वेशन दिया है और जो है फी एग्जेम्पशन दिया है. कई सारे जो है स्कीम्स स्पेशली इनके लिए अलग अलग रन की जाती है. अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनाए गए हैं ST SCs के लिए, उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज यानी अत्याचार निवारण के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है, लॉ बनाया गया है. वुमेन के लिए वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट. ऐसे अलग अलग स्टेप्स जो है स्कीम्स जो है गवर्नमेंट रन करती है ताकि सोसाइटी के बैकवर्ड या डिप्राइव्ड जो कम्युनिटीज है, ग्रुप्स है या क्लासेस है, उनको जो है क्या मिले, सोशल जस्टिस मिल सके, इकोनॉमिकल जस्टिस मिल सके, पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब जैसे वुमेन की बात हो रही है कि वुमेन कैसे डिस्क्रिमिनेटेड हुई, तो पहले उनको वोटिंग के अलाउ नहीं था. हालांकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हुआ. हमारे यहाँ पर तो इन आवर कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब से ही वुमेन्स को राइट टू वोट मिला. लेकिन पहले जब वुमेन को डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी कई सारे कंट्रीज़, इंग्लैंड, जहाँ उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा राइट टू वोट के लिए, उन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया था. हालांकि वो पढ़ी लिखी सब थी, लेकिन क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वो वुमेन थी. यानी ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये भी डिस्क्रिमिनेशन का, इनइक्वलिटी का एक टाइप था. तो उसकी एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं इस चैप्टर में. और एक एग्जांपल, एक डिस्क्रिमिनेशन दिया है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये अफ्रीका का एग्जांपल दिया है. महात्मा गांधी जी को भी वहाँ पर गए थे तो उनको भी फेस करना पड़ा. ठीक है, रोज़ा पार्कर वाला एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे क्लास 7th में. तो अभी आपके इसमें जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे यहाँ पार्टी है, ऐसे वहाँ पर भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी. इसने जो है स्ट्रगल किया, जिसको लीड किया किसने, नेल्सन मंडेला ने, जिनको 1994 में नोबेल प्राइज़ मिला. और जो है अभी रिसेंटली उनका डेथ हुआ है, बिफोर आई थिंक 3 या 4 ईयर्स एगो. तो इनको वहाँ का महात्मा गांधी बोला जाता है. साउथ अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. तो वहाँ पर ये नेल्सन मंडेला ने किसके अगेंस्ट जो है मूवमेंट चलाया, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अपार्थेड लॉ. अपार्थेड लॉ क्या था, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला गया है, लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. सो स्टूडेंट, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि अपार्थेड लॉ क्या था. तो अपार्थेड लॉ के थ्रू क्या होता था कि कलर ऑफ स्किन यानी वाइट और ब्लैक पीपल में डिस्क्रिमिनेशन होता. अंग्रेज पीपल, इंग्लिश मैन जो होते हैं वाइट होते थे, उनका कलर फेयर होता, और ब्लैक पीपल, साउथ अफ्रीकन पीपल और इंडियन पीपल या एशियन पीपल को जो है जनरली क्या बोला जाता है, ब्लैक पीपल बोला जाता है. तो इन लोगों के साथ जो है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो वाइट पीपल जो थे, इंग्लिश जो थे, उन्होंने, अंग्रेजों ने अफ्रीका को अपनी कॉलोनी, साउथ अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाया. एज यू नो 73 कंट्रीज जो थे वो कॉलोनी बने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंग्लैंड की यानी यूनाइटेड किंगडम, उस समय यूके बोला जाता, ब्रिटेन की, जो कि इंडिया भी था. तो साउथ अफ्रीका तो 1994 में इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया 1947 में हो गया. ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है. चाइना भी गुलाम रहा उनका, जापान रहा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशेस, मतलब कंट्रीज, सॉरी, और अमेरिका ऑल्सो. तो वहाँ पर क्या होता था, साउथ अफ्रीका में इंग्लिश और साउथ अफ्रीकन पीपल यानी ब्लैक और वाइट पीपल के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स होते थे, अलग अलग बसेस होती थी, अलग अलग स्कूल्स होते थे. तो वाइट पीपल के लिए जो स्कूल्स, रोड्स, बसेस होते थे, एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट पार्क्स होते थे, वो तो वेल इक्विप्ड होते थे. जबकि जो ब्लैक पीपल के लिए होते थे वो लचर श्रेणी, मतलब हम बोल सकते हैं कि दोयम दर्जे के होते थे, घटिया क्लास के होते थे, लोअर कैटेगरी के होते थे. वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छे स्किल्ड लोग नहीं होते थे. और गवर्नमेंट जॉब्स में भी एक बार होता था, उस बार या उस लेवल के ऊपर इन अफ्रीकन पीपल को जो है जॉब करने नहीं दिया जाता था. और आपको पता है वो इंसिडेंट महात्मा गांधी को जो है ट्रेन से उतार दिया गया था, वो साउथ अफ्रीका में ही हुआ था. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ओके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है कलर के बेसिस पर या कलर ऑफ स्किन के बेसिस पर किया जाने वाला भेदभाव. अपार्थेड लॉ बोला जाता था, अपार्थेड सिस्टम था. इस अपार्थेड सिस्टम यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बैन करने के लिए वहाँ पर अपार्थेड लॉ बना. ठीक है. Now there are fixed periods for the government that are elected in India. Once the government elected, it can stay in power for 5 years. यानी भारत में सरकार के काम करने का फिक्स्ड पीरियड यानी 5 साल फिक्स है. 5 साल के बाद अगली बार फिर री इलेक्शन होता है.
फिर इलेक्शन होता है, ऐसा चलता रहता है कंटिन्यूसली। और अगर बीच में गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी लूज़ कर देती है या उसका कोई मिनिस्टर या गवर्नमेंट जो है कोई इलीगल वर्क करती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जॉब या टास्क परफॉर्म करती है, या उसका जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट पास हो जाता है, तो इन केसेस में, इन सिचुएशंस में भी क्या होता है, गवर्नमेंट को जो है क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है, और बिफोर द फिक्स पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट जो है इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी ऐसा है। पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट बाय टेकिंग देयर इंटरेस्ट, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं।